हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का। हम लोग आज करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 1। यह हमारा क्रैश कोर्स सीरीज चल रहा है और यहाँ पर जो चैप्टर नंबर 1 है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वो हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और ये अब दूसरा लेक्चर पे आ गए हैं और ये दूसरे लेक्चर का ये पहला पार्ट है। दूसरा लेक्चर जो क्लास 12th में हम लोग को पढ़ना है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी है, तो हम लोग आज इन्हीं चीजों को यहाँ पर समझेंगे। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ये हमारा जो सीरीज चल रहा है वो कंप्लीट बोर्ड बेसिस पे चल रहा है, जिसका नाम हमने मास्टर कोर्स रखा है। मास्टर कोर्स इसलिए क्योंकि इसको कर लेने के बाद आप बहुत अच्छा स्कोर यहाँ पर कर सकते हैं और क्वेश्चन के थ्रू यहाँ पर हम कंसेप्ट को समझने वाले हैं। हमारे अदर कोर्सेज भी यहाँ पर चल रहे हैं, जैसे थर्मोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फिर आपका मैथमेटिकल टूल्स, क्लास 10th का फिजिक्स, ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर चल रही है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा एक ओवरव्यू लेंगे, बैकग्राउंड लेंगे कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है इसमें हम लोग क्या पढ़े थे। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बेसिकली क्या है कि हम लोग रेस्ट चार्ज के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि अगर चार्ज कहीं पे रखा हुआ है तो किस तरह का बिहेवियर शो करेगा। और करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग मूविंग चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। अब यहाँ पर वर्ड है करंट। करंट का क्या मतलब होता है? अगर आप इसे हिंदी में बोले तो इसको धारा बोल सकते हैं। जैसे वाटर करंट होता है तो उसको जल धारा बोलते हैं, एयर करंट होता है, विंड करंट होता है। तो करंट क्या है? किसी भी चीज का मूविंग स्टेट। ठीक है, तो अगर चार्ज मूव करने लगता है तब ये करंट इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। ठीक है, और ये करंट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, या फिर आप इलेक्ट्रिक करंट भी उसे बोल सकते हैं, या फिर इन जनरली करंट भी बोल सकते हैं। तो हम देखते हैं कि करंट, इलेक्ट्रिक करंट को किस तरह से डिफाइन किया गया है। मान लेते हैं कि आपके पास ये कंडक्टर है। ठीक है, अब इस कंडक्टर से चार्ज पास कर रहा है, क्योंकि देखिए चार्ज जब तक पास नहीं करेगा तब तक करंट नहीं बन सकता है। तो करंट होने के लिए ये जरूरी है कि चार्ज पास करे, फ्लो करे। तो अगर मान लेते हैं इस कंडक्टर का ये वाला सेक्शन है, ठीक है, और इसे जो चार्ज पास कर रहा है वो डीक्यू चार्ज पास करता है। डीक्यू मतलब छोटा सा चार्ज पास कर रहा है और टाइम कितना ले रहा है? dt ले रहा है। तो 1 सेकंड में कितना चार्ज पास करेगा? dq बाई dt, यानी कि dt टाइम में जो चार्ज है वो पास करता है dq। तो 1 सेकंड में कितना करेगा? तो 1 सेकंड में कर जाएगा आपका dq बाई dt के बराबर, और इसी को करंट बोलते हैं। यानी इलेक्ट्रिक चार्ज पासे थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन पर सेकंड। किसी क्रॉस सेक्शन से 1 सेकंड में जितना चार्ज पास करता है वही इलेक्ट्रिक करंट के बराबर होता है, यानी कि I इक्वल टू dq बाई dt। ठीक है, फिर अगर यूनिट की बात करें यहाँ पर चार्ज का, तो होता है कूलम पर सेकंड, क्योंकि सॉरी करंट का यूनिट तो होता है कूलम पर सेकंड। अब कूलम किसका होता है? देखिए यहाँ ऊपर में dq है तो dq चार्ज है, चार्ज का हो जाएगा कूलम, और dt है टाइम यानी सेकंड, कूलम पर सेकंड होता है, और इसी को हम लोग एम्पियर के नाम से जानते हैं। ठीक है, मतलब क्या हो गया कि 1 एम्पियर जो होता है 1 कूलम पर सेकंड के बराबर होता है। तो आप ये चीज यहाँ पर इसको ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर I इक्वल टू यहाँ पर आपका आ गया है dq बाई dt। ठीक है, I इक्वल टू हो गया dq बाई dt, तो देयरफॉर आप dq भी निकाल सकते हैं। अगर करंट दे रखा है तो यहाँ पर आप लोग चार्ज भी निकाल सकते हैं। तो dq इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये आपका इस साइड चले जाएगा तो I dt आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए I dt, और ये यहाँ पर इसको इंटीग्रेट कर देते हैं t1 से t2 टाइम के बीच में, तो टोटल चार्ज आपका निकल कर सामने आ जाता है, कितना पास किया होगा। तो ये था आपका बेसिक आइडिया करंट के बारे में। ठीक है, ये चीज। अब यहाँ पर कॉज ऑफ करंट और फ्लो ऑफ करंट। अब देखिए यहाँ पर चार्ज करंट पास क्यों करता है, मतलब करंट का कारण क्या है, या फिर इलेक्ट्रॉन फ्लो क्यों करता है, क्या प्रोटॉन भी फ्लो करता है? देखिए सीधी सी आंसर है कि प्रोटॉन फ्लो नहीं करता है। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन न्यूक्लियस में होता है। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है किसी भी कंडक्टर में तब वहां पर क्या होता है? करंट डेवलप होता है। तो सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इलेक्ट्रॉन फ्लो कब करेगा। तो अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ में देखेंगे कि किसी कंडक्टर में करंट तब आता है जब उसको बैटरी के अक्रॉस जोड़ देते हैं। ठीक है, और बैटरी से जोड़ने का मतलब होता है इसके बीच पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल एस्टैब्लिश करना, यानी कि प्लस और माइनस वोल्टेज दे देना। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि किसी भी कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन तब फ्लो करता है जब आप उसके अक्रॉस वोल्टेज देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये चीज। अब यहाँ पर एक चीज देखिए, ये कंडक्टर है, ठीक है, और ये कंडक्टर एक फ्री स्टेट में है। फ्री स्टेट का मतलब ये है कि इसके अगल बगल कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ है, हमने पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दिया है। तो अगर कोई मान लीजिए कंडक्टर जैसे आयरन ही रखा हुआ है, लोहा ही रखा हुआ है, तो क्या आपको करंट लगता है फ्री स्टेट में? तो आंसर होगा नहीं, करंट नहीं लगता है। कारण क्या है? इसमें जो फ्लो है इलेक्ट्रॉन को वो नहीं हो पाता है। ठीक है, अब यहाँ पर इसके अंदर के मैकेनिज्म को हम समझते हैं थोड़ा सा, इसके अंदर में क्या क्या होता है। देखिए प्रत्येक कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ नहीं रहता है, रुका हुआ नहीं रहता है, यह हमेशा अप डाउन आगे पीछे करता रहता है।
इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है थर्मल एनर्जी। देखिए जितनी सारी मेटल है, जितनी सारी कंडक्टर है, या इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में जितनी सारी चीजें हैं, सबके पास टेम्परेचर है। क्यों? टेम्परेचर का जो अल्टीमेट सोर्स है वो सन है, और सन हर जगह मौजूद है, यानी कि सन का लाइट हर जगह प्रेजेंट है, तो इसके पास भी कुछ टेम्परेचर होता है। और आपको पता है कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वेलोसिटी भी बढ़ता है, वाइब्रेशन बढ़ जाता है, छटपटाहट बढ़ जाती है किसी भी एटम की। जैसे कि आप मान लेते पानी है, और ये पानी को आप खौलाते हैं तो क्या होता है? ये पानी अप डाउन करने लगता है। इस प्रकार से इसका जो इलेक्ट्रॉन होता है ये रेस्ट में नहीं होता है, मूव कर रहा होता है, लेकिन इसका मोशन जो होता है वो रैंडम होता है, मतलब कोई निश्चित बात नहीं होती है। मतलब एक यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ऐसे गया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे चला गया, फिर यहाँ के रुकेगा थोड़ी, फिर ये ऐसे जाएगा, फिर जिस प्रकार से आते जाते रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सवाल है कि अगर यहाँ भी चार्ज मूव कर रहा है तो फ्री स्टेट में करंट क्यों नहीं होता है? तो इसका आंसर ये है कि देखिए ये जैसे सेक्शन हम लोग लिए हैं, तो एक्चुअली होता क्या है कि कंडक्टर के इस सेक्शन से जितना इलेक्ट्रॉन इधर से इधर भागता है उतना ही इलेक्ट्रॉन इधर से इधर भी भाग जाता है। कारण क्या है? कारण है सिमेट्रिसिटी, क्योंकि यहाँ पर जितने सारे इलेक्ट्रॉन है सबके पास एक ही जैसा टेम्परेचर है। एक ही ऐसा है तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? आगे पीछे करता रहेगा। तो जितना इलेक्ट्रॉन इधर से इधर क्रॉस करता है उतना ही इलेक्ट्रॉन इधर से इधर क्रॉस कर जाता है। इसी की वजह से यहाँ पर कोई नेट चार्ज पास नहीं कर पाता है। आप बोल सकते हैं आपका घर है, इसमें 5 लोग आए और 5 लोग गया। ठीक है, 5 लोग इधर से इधर आ गए, 5 लोग इधर से इधर चले गए, तो नेट आदमी कितने गए? तो नेट आदमी यहाँ पर 0 चले गए, मतलब यहाँ पर कोई चार्ज पासेज नहीं करता है। इसीलिए फ्री स्टेट में किसी भी कंडक्टर में कोई भी करंट नहीं पाया जाता है। ठीक है, समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अब इसके क्रॉस हम लोग जोड़ देते हैं सेल। ठीक है, ये सेल जोड़ दिए। अब यहाँ पर करंट पास करेगा, तो क्यों करता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए जैसे हम लोग सेल डालेंगे यहाँ पर, ये प्लस आ गया, तो देखिए ये प्लस टर्मिनल पे हो गया, और ये वाला हो गया माइनस टर्मिनल पे। तो आप जानते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ हमेशा एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है जिसका नाम ई है। ठीक है, नहीं जानते हैं तो यहाँ पर याद कर लीजिए कि प्लस से माइनस की तरफ हमेशा एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है? कैपिटली ये चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगाता है। अब देखिए यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा था, फिर यहाँ से ऐसे गया। अब इस इलेक्ट्रॉन पर क्या करेगा? ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाना शुरू कर देगा। किधर लगाएगा फोर्स? ये देखिए इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इधर है। ठीक है, डायरेक्शन इधर है, तो इस पर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन चार्ज नेगेटिव है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता तो इसी डायरेक्शन में फोर्स लगाता। तो इसमें होगा क्या? ये तो इसका रैंडम मोशन है टेम्परेचर की वजह से, तो टेम्परेचर की वजह से तो होगा ही, लेकिन ये क्या करेगा? ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? थोड़ा सा इधर दबाएगा और ये अपना रास्ता क्या करेगा? ऐसे करके यहाँ पहुंच जाएगा। ठीक है, तो देखिए पहले पहुंचना यहाँ था, लेकिन अब पहुंच गया यहाँ, मतलब इतना जो है ना एक्स्ट्रा शिफ्ट हो गया है, और इसी शिफ्टिंग की वजह से यहाँ पर करंट हो जाता है। क्योंकि जब हम लोग सेल अप्लाई करते हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो इसी एक्स्ट्रा शिफ्ट की वजह से यहाँ पर करंट डेवलप हो जाता है। तो आपको समझ में ये चीज आ गया होगा कि सेल लगाने पर करंट डेवलप क्यों होता है। ठीक है, यही चीज यहाँ से यहाँ आ गया। इसको हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको क्या बोलते हैं? इसका नाम है ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। एग्जाम में पूछा जाता है, या फिर इसी को हम लोग शिफ्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि देखिए अब मान लेते हैं कि टी टाइम में if t is the time taken by electron to drift b dash। अब इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ जाने में t टाइम लग गया है ड्रिफ्ट होने में, तब जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है वो b डैश बाय t के बराबर होता है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो गया कि डिस्प्लेसमेंट, यानी कि ड्रिफ्ट यही डिस्प्लेसमेंट है, और बाय टाइम दिस इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, अब कह रहा है एसी, किस एसी की बात कर रहा है? यहाँ से यहाँ ए और सी है, इसको बोला जाता है फ्री पाथ। क्यों बोला जाता है? देखिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन चलना शुरू किया, यहाँ तक बहुत फ्री चला, फिर यहाँ आने के बाद क्या? इधर मुड़ गया, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फ्री चला है। ठीक है, और उसके बाद फिर मुड़ा है। तो मुड़ा क्यों है? क्योंकि हो सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन आके यहाँ धक्का मारा होगा, ये अपना पाथ टेढ़ा के लिए, फिर यहाँ आ गया, फिर एक इलेक्ट्रॉन आके धक्का मारा, फिर ये इधर चले गया। तो जब तक ये फ्री रहता है इसको हम लोग बोलते हैं फ्री पाथ। ठीक है, और ये किसके बीच का डिस्टेंस होता है? दो लगातार कॉलिजन टक्कर के बीच का। मतलब यहाँ से चलना शुरू हुआ होगा, यहाँ भी कहीं ना कहीं से टक्कर लगा होगा, और फिर यहाँ टक्कर लगा, तब तक ये फ्री चलेगा। तो यही लिखा हुआ है कि फ्री पाथ क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कॉलिजन। अब यहाँ पर टॉ जो है रिलैक्सेशन टाइम है, मतलब जब तक ये फ्री रहेगा तब तक ये रिलैक्स करेगा। ठीक है, इसीलिए ये फ्री पाथ जो है, जो फ्री पाथ को, एवरेज फ्री पाथ को जो समय लगता है कवर करने में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। और एवरेज फ्री पाथ क्या होता है? मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन का फ्री पाथ आपको निकल गया,
तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होंगे तो सबका हम लोग एवरेज निकाल लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी को थोड़ा कैलकुलेट करते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसके बराबर होता है? अब यहाँ पर देखिए जो ड्रिफ्ट किसके कारण से होता है? इस फोर्स के कारण से होता है, ठीक है। ये जो फोर्स लगता है इलेक्ट्रॉन पर, इसी की वजह से यहाँ पर ड्रिफ्ट हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए F इक्वल टू क्यू, यानी कितना फोर्स लगा? ई के बराबर, क्यू का वैल्यू इलेक्ट्रॉन के बराबर, ई जो इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब तो एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा? फोर्स बाय मास, यानी ई बाय एम आ जाएगा, एक्सीलरेशन निकल गया। शुरुआती ड्रिफ्ट इसके पास कितना था? 0 था। वेलोसिटी शुरुआती कितना था ड्रिफ्ट का? 0 था। यहाँ पर वीडी आ गया, हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं ना, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो फाइनल वीडी आ गया, u इनिशियली 0 है और a एक्सीलरेशन आ गया आपका e बाय m और टॉ रिलैक्सेशन टाइम है, यानी कि vd इक्वल टू आ जाएगा e टॉ अपॉन m के बराबर हो जाएगा। तो दिस इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला आता है आपका पूछने के लिए। तो ये आपका था कंप्लीट यहाँ पर स्लाइड कि व्हाट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस क्यों होता है, इसकी वजह क्या है, ठीक है। तो ये था आपका, इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं ताकि आप लोग इसको लिख लेंगे सारा का सारा, ठीक है। आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या पढ़ना है। अब यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक करंट इन टर्म्स ऑफ वीडी। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म में इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन क्या होता है, कैसे हम लोग फॉर्मूला निकालते हैं, आई इक्वल टू एन ए वीडी का फॉर्मूला। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आई इक्वल टू होता है क्यू बाई टी, आपको पता है। अब आई इक्वल टू चार्ज कितना हो जाएगा? चार्ज का जो वैल्यू होता है, देखिए चार्ज होता है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम पढ़ाए थे, जब क्वांटाइजेशन पे पढ़ाए थे, तो चार्ज जो होता है आपका वो एन के बराबर होता है, जहां पर ई क्या है? एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है और एन क्या है? कितना इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए आप, ये कंडक्टर है, इसका एक्स यहाँ पर क्या है? लेंथ है और इसका एरिया ए है। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? इसका वॉल्यूम हो जाएगा आपका ए इंटू एक्स, इसका वॉल्यूम हो जाएगा ए इंटू एक्स के बराबर। और हम मान लेते हैं यहाँ पर कि एन जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है पर यूनिट वॉल्यूम। इस पूरे के पूरे कंडक्टर में एक वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन है? एन इलेक्ट्रॉन है। तो इसके पूरे वॉल्यूम में कितना हो जाएगा? एन ए इंटू एक्स हो जाएगा, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन ए इंटू एक्स हो जाएगा। आप लिख सकते हैं यहाँ पर जो एन है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है, तो इसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए ए एक्स से, तो टोटल यहाँ पे निकल गया इलेक्ट्रॉन कितना शिफ्ट हुआ है और यहाँ पर ई आ गया, ठीक है। ई आ गया आपका आई इक्वल टू एन ए एक्स ई बाई टी। अब यहाँ पर देखिए एन ई ए को एक साथ कर लिए, एन ई और ए, बच गया क्या? एक्स बाई टी, यानी डिस्टेंस बाई टाइम। तो डिस्टेंस बाई टाइम को वेलोसिटी बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यहाँ से आ गया आई इक्वल टू एन ई ए वी डी, जहां पर एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ई क्या है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, यानी 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, ए क्या है? ए आपका एरिया है क्रॉस सेक्शन, और वीडी क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। अब मोबिलिटी को हम डिफाइन कैसे करते हैं, ये सारे कुछ कुछ टर्म्स है, इसको हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो मोबिलिटी जो होता है ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होता है। फॉर्मूला याद रखेंगे, मोबिलिटी होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इसको अगर लैंग्वेज में लिखना हो तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज मोबिलिटी। तो मोबिलिटी को म्यू से हम लोग नोट करते हैं और ये होता है वीडी अपॉन ई के बराबर। अब करंट डेंसिटी यहाँ पर, तो करंट डेंसिटी क्या होगा यहाँ पर? देखिए करंट डेंसिटी होता है करंट बाय एरिया के बराबर, ठीक है। करंट डेंसिटी किसका होता है? करंट बाय एरिया के बराबर। हाँ, एक और चीज यहाँ पर ध्यान रखेंगे, जो करंट होता है वो स्केलर होता है, यानी करंट के पास कोई यहाँ पर डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जो करंट डेंसिटी होता है वो एक वेक्टर होता है। तो करंट आपका स्केलर है बट करंट डेंसिटी वेक्टर है, इसको आप याद रखेंगे। अब आई का वैल्यू यहाँ पर यहाँ से रख दिया गया है, तो ए से कैंसिल हो जाएगा, यानी एनी वीडी के बराबर हो जाएगा जे का वैल्यू, ठीक है। ये अब ये ओम्स लॉ क्लास 10th में भी आप लोग पढ़े होंगे कि V इक्वल टू आई आर को हम लोग ओम्स लॉ बोलते हैं, यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जहां पर R क्या है? R रेजिस्टेंस है आपका, तो R इक्वल टू रो एल अपॉन ए हो जाएगा। ये आपका जो सीरीज चल रहा है वो आपका क्रैश कोर्स का चल रहा है, इसीलिए सारी चीज हम डिटेल में नहीं बता रहे हैं, बस रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। कंप्लीट कोर्स आप अगर करना चाहते हैं तो ये भी अवेलेबल है, आप कर सकते हैं हमारे यहाँ से, ठीक है। या फिर आप कहीं भी पढ़े हुए हैं तो रिवीजन के तौर पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आ गया V इक्वल टू आई आर, ठीक है। अब R इक्वल टू होता है रो एल अपॉन ए, जहां पर रो क्या है? रेसिस्टिविटी है, L जो है इसका लेंथ है, और A क्या है? इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है। अब यहाँ पर रो का एक और फॉर्मूला आप देखेंगे, रो इक्वल टू होता है M अपॉन
एन ई स्क्वायर टॉ के बराबर, ठीक है, m अपॉन एन ई स्क्वायर टॉ के बराबर। ये आपका रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है, रो को हम लोग रेसिस्टिविटी बोलते हैं। अब यहाँ पर पूछेगा व्हाट इज रेसिस्टिविटी, थोड़ा सा इसके वर्ड पे आप ध्यान देंगे तो रेसिस्टिविटी मानी रेसिस्ट करना, मतलब किसी भी कंडक्टर का वैसा प्रॉपर्टी जो करंट के फ्लो को रेसिस्ट करता है, रोकता है, इसको हम लोग रेसिस्टिविटी के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक बहुत शानदार सा रिलेशन है, यहाँ पर कई बार क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया इस रिलेशन से। तो देखिए अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगा, और अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगा तो थर्मल वेलोसिटी रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगा, और जो रो है आपका वो बढ़ जाएगा, रेसिस्टिविटी। ये किसके लिए होता है? ये आपको होता है कंडक्टर के लिए, ठीक है, मेटल के लिए। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से रिलैक्सेशन टाइम आपका घट जाएगा। यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर बढ़ने से आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ता है। ये चीज यहाँ पर आप थर्मल कर लीजिए, ठीक है, ड्रिफ्ट थोड़ा कंफ्यूजिंग है, आप यहाँ पर थर्मल कर लीजिए। देखिए टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो थर्मल वेलोसिटी बढ़ेगा, मतलब रैंडम मोशन बढ़ जाएगा। तो जब मोशन बढ़ जाएगा तो रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगा, क्योंकि मतलब रिलैक्स करने के लिए कम समय मिलेगा। आप यहाँ से यहाँ जा रहे थे तो जाने के लिए कम समय मिलेगा, क्योंकि थर्मल वेलोसिटी बढ़ गया है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा है तो रिलैक्सेशन टाइम घटेगा। और देखिए यहाँ पर रिलैक्सेशन टाइम जब घटेगा तो यहाँ पर रेसिस्टिविटी भी बढ़ जाएगा। कहने का क्या तात्पर्य है कि अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो रेसिस्टिविटी भी बढ़ता है, इन केस ऑफ मेटल या कंडक्टर के केस में। आप इसको याद रख लेंगे, ठीक है, लिख लेंगे कि टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो किसी कंडक्टर का रेसिस्टिविटी भी बढ़ता है, और अगर टेम्परेचर घटता है तो रेसिस्टिविटी भी घट जाता है, ठीक है। लेकिन वही सेमीकंडक्टर के केस में उल्टा होता है। क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ता है तो रेसिस्टिविटी घटता है, ठीक है। तो आपको ये चीज याद रह गया होगा कि टेम्परेचर बढ़ता है तो रेसिस्टिविटी भी बढ़ता है इन केस ऑफ कंडक्टर, और सेमीकंडक्टर के केस में अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो रेसिस्टिविटी घट जाता है। तो ये इसका फॉर्मूला हुआ। अब कंडक्टर का जैसे हो गया कि आयरन हो गया, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये सब के लिए ये ग्राफ हो गया। और फिर अगर आप जर्मेनियम की बात करेंगे, ठीक है, और सिलिकॉन आर्सेनिक की बात करेंगे, तो ये सब आपका सेमीकंडक्टर की कैटेगरी में आ जाता है। तो इसके लिए ये वाला आपका ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका कुछ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन करंट के बारे में। तो क्या क्या हम लोग यहाँ पर अभी पढ़े हैं, सबसे पहली चीज यहाँ पर हम लोग पढ़े, देख लीजिए यहाँ पर कि सबसे पहले करंट का डेफिनेशन पढ़े हैं, यूनिट पढ़े हैं, फिर पढ़े हैं कि करंट का कारण क्या होता है। यहाँ पर हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिफाइन किया, फ्री पाथ डिफाइन किया, रिलैक्सेशन टाइम डिफाइन किया, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हमने यहाँ पर फॉर्मूला भी डिराइव किया है। फिर यहाँ पर हमने पढ़ा कि करंट ये वीडी करंट ये आप निकाल सकते हैं आई का वैल्यू वीडी के टर्म में। फिर मोबिलिटी पढ़ा, फिर करंट डेंसिटी पढ़े, फिर हम लोग यहाँ पर ओम्स लॉ पढ़े, और फिर यहाँ पर टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टिविटी पढ़े, रेसिस्टिविटी का टेम्परेचर का कैसा रिलेशन होता है। और जो देखिए जो रिलेशन रेसिस्टिविटी के बाद टेम्परेचर का होता है, वही रिलेशन जो होता है यहाँ पर वो रेसिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ होता है। तो आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 अब यहाँ से शुरू होता है। एक बार हम ओवरव्यू थोड़ा चैप्टर का दे दिए, और क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है सॉ वेरिएशन ऑफ रेसिस्टिविटी ऑफ कॉपर एज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर इन ग्राफ। कह रहे हैं देखिए रेसिस्टिविटी का और टेम्परेचर के बीच में आप ग्राफ खींचिए, किसके लिए? कॉपर के लिए। ये 2014 में पूछा गया। अब बताइए कि यहाँ पर ये कितना अच्छा सा क्वेश्चन पूछ दिया कि कॉपर के लिए कौन सा ग्राफ होगा, रेसिस्टिविटी और टेम्परेचर। तो वेरी ऑब्वियस है कि सर ये वाला ग्राफ होगा, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ से थोड़ा साफ कर दूं ये, ठीक है, तो ये इसके लिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाला ग्राफ आप बना दीजिए, कंप्लीटली आपका ये आंसर हो गया, ठीक है। ये अब यहाँ पर अगर सिलिकॉन की हम बात करें, ठीक है, सिलिकॉन के लिए खींचिए 2013, 2012, 14 और 12 में पूछा हुआ है। तो सिलिकॉन के लिए आपका ये ग्राफ हो जाएगा, क्योंकि सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है, ठीक है। फिर कह रहा है कि डिफाइन द टर्म मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरीज इन अ कंडक्टर और राइट इट एसआई यूनिट। कह रहा है कि मोबिलिटी क्या होता है। हमने यहाँ पर बताया है कि मोबिलिटी क्या होता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज मोबिलिटी, ठीक है। ये इसका डेफिनेशन हो गया। और इसका एसआई यूनिट क्या है, देखिए वेलोसिटी का होता है आपका मीटर पर सेकंड, और इसका होता है न्यूटन पर कूलम। तो मीटर पर सेकंड, न्यूटन पर कूलम, तो ये इसका क्या होता है आपका मोबिलिटी का एसआई यूनिट होता है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 3 क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी यहाँ पर कर चुके हैं, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और अब चौथा क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका अच्छा क्वेश्चन है, हॉट्स की कैटेगरी में है, फॉरन 2012 में क्वेश्चन पूछा गया। अब देखते हैं, देखिए क्या क्वेश्चन है कि एक कंडक्टर ऑफ लेंथ L इज कनेक्टेड टू अ डीसी सोर्स ऑफ पोटेंशियल V। कह रहा है एक कंडक्टर है जिसका लेंथ L है, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है लेंथ क्या है, L है,
और ये कनेक्ट किया है वोल्टेज से, इसके पास वोल्टेज आपका V है, ठीक है। कह रहा है कि लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज ट्रिपल्ड बाय ग्रेजुअली स्ट्रेचिंग। कह रहा है कि इसको, ये जो कंडक्टर है इसको खींच के इसके लेंथ को 3 गुना कर दिया गया है। तो आप बताइए, और पोटेंशियल को कांस्टेंट रखा है, ठीक है। तो बोल रहा है कि हाउ विल ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर बी अफेक्टेड, जस्टिफाई योर आंसर। सीधा सा क्वेश्चन है कि अगर कंडक्टर को स्ट्रेच करके, खींच के, तान के, ठीक है, इसके लेंथ को अगर ट्रिपल कर देंगे तो बताइए कि इसके ड्रिफ्ट स्पीड पर क्या असर पड़ेगा, ठीक है, ये कह रहा है। तो आप यहाँ पर समझिए क्या है। सबसे पहले इन केस ऑफ स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचिंग के केस में हम लोग देखते हैं यहाँ पर एक थ्योरेटिकल पोर्शन भी है और और यहाँ पर क्वेश्चन भी बन जाता है, ठीक है। तो कह रहा है कि इन केस ऑफ स्ट्रेचिंग, देखिए स्ट्रेचिंग के केस में लेंथ बढ़ता है, एरिया घटता है। अगर आप कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर को अगर आप लोग खींचेंगे, ठीक है, खींचेंगे तो क्या होगा, इसका लेंथ तो बढ़ेगा, लेकिन इसका ये जो है ना, ये पतला होता चला जाएगा, इसका मतलब एरिया घटेगा। देखिए, तो स्ट्रेचिंग के केस में सबसे खास बात क्या होती है कि लेंथ बढ़ता है, एरिया घटता है, लेकिन इसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर लेंथ के टर्म में बात कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, R इक्वल टू रो एल अपॉन ए होता है, तो रो एल अपॉन ए हम ऊपर नीचे एल स्क्वायर से एल से मल्टीप्लाई कर दिए, तो यहाँ पे एल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर एल हो जाएगा। ए इंटू एल का वैल्यू क्या होता है, वॉल्यूम होता है, तो ये भी कांस्टेंट हो जाता है। मतलब R इक्वल टू रो और नीचे लिख देंगे वॉल्यूम V और एल स्क्वायर। अब ये दोनों कांस्टेंट हो गया किसी दिए हुए कंडक्टर के, रो अपॉन V, इसके जब हम लोग K लिख दिए। मतलब इन केस ऑफ स्ट्रेचिंग R जो होता है वो K स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, सॉरी एल स्क्वायर का, ठीक है। जो R होता है वो एल स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एल क्या है, लेंथ का। मतलब अगर लेंथ को आप 2 गुना कर देंगे तो रेजिस्टेंस 4 गुना हो जाएगा, लेंथ को आप 3 गुना कर देंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 9 टाइम्स हो जाएगा, और अगर इसको लेंथ को अगर 4 टाइम्स से बढ़ा देंगे तो ये 16 टाइम्स से बढ़ जाएगा, ठीक है। यही क्वेश्चन है, यस। ये क्वेश्चन कह रहा है सेकंड नंबर, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर बी अफेक्टेड, क्या रेजिस्टेंस अफेक्टेड करेगा, तो आंसर है यस। तो कैसे अफेक्ट करेगा, तो एल स्क्वायर से, यानी कि ये 9 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है, इंक्रीज बाय 9 टाइम्स, क्योंकि 3 गुना से बढ़ा है, यहाँ पर कह रहा है कि ट्रिपल्ड किया गया है, तो 3 का स्क्वायर यानी कि 9 टाइम्स से बढ़ जाएगा। अब ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका, ठीक है, सेकंड नहीं है, फर्स्ट है। ये कह रहा है कि ड्रिफ्ट स्पीड कितना होगा, तो आप जानते हैं कि I इक्वल टू NE VD, अभी यहाँ पर पढ़ाए हैं आप लोगों को, ये देखिए I इक्वल टू NE VD, ये I इक्वल टू NE VD, तो यहाँ से VD कितना हो जाएगा, तो ये VD आपका जो है I अपॉन NE A के बराबर, ठीक है। तो VD इक्वल टू I क्या होता है, तो ये इसको देखो हम लोग V अपॉन R लिख सकते हैं, I इक्वल टू V अपॉन R, क्योंकि ये V इक्वल टू IR ओम्स लॉ होता है, और ये आ गया, ठीक है। तब देयरफॉर VD इक्वल टू V अपॉन R के जगह पे यहाँ पर देखिए NE रो एल अपॉन ए, देखिए NEA यहाँ पर है ना, NEA, तो हम NE को यहाँ लिख लिए, A यहाँ लिख लिए, और R के जगह पे लिख दिए यहाँ पे रो एल अपॉन ए लिख दिए, A से कैंसिल हो गया, तो देयरफॉर VD बच गया V अपॉन NE रो एल, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो L का क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी L का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसीलिए अगर आप इसको 3 गुना करेंगे तो ये क्या होगा, 3 टाइम से रिड्यूस हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या क्या सीखे, सबसे पहले तो करंट सीखे, बेसिक क्या होता है, बहुत सारे टर्म सीखे, और यहाँ पर 4 क्वेश्चन भी किए, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ए वायर ऑफ 15 ओम रेजिस्टेंस इज ग्रेजुअली स्ट्रेच्ड टू डबल इट्स ओरिजिनल लेंथ। फिर से यही कह रहा है कि 15 ओम का रेजिस्टर है और इसके लेंथ को स्ट्रेच करके डबल कर दिया गया है, और उसके बाद कह रहा है कि इट इज देन कट इनटू 2 इक्वल पार्ट, और तब उसके दो इक्वल पार्ट में कट कर दिया गया है, और कह रहा है इस पार्ट को कनेक्ट कर दिया गया है पैरेलल में 3 वोल्ट बैटरी से। तो बताइए करंट क्या होगा बैटरी में, ठीक है, करंट क्या होगा बैटरी में, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो आप लोग इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे, आज के लिए हम यही छोड़ देते हैं, ये आपका होमवर्क हो गया। 2 से 3 क्लास में ये करंट इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये छोटा चैप्टर है। आपका 9th क्लास 9 लेक्चर आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का आया था जो कंप्लीट हो चुका है, तो आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक जरूर देखिएगा, और हाँ इस पर भी रिस्पॉन्स जरूर दीजिएगा, कैसा लगता है, क्या बदलाव करना चाहिए। आज के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, थैंक यू।